हेलो फ्यूचर स्टार्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ प्रियांश दीक्षित और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9 फिजिक्स का हमारा फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्क एंड एनर्जी। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग कार्य के बारे में जानेंगे, मतलब वर्क क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और एनर्जी जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। इन दोनों चीजों के बारे में जानने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर। अब सिंपल सी चीज है, इस चैप्टर का नाम देखते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया कि कार्य आखिर होता क्या है। देखो, हम लोग रोज की भाषा में क्या बोलते हैं, रोज की भाषा में जैसे अगर हम चल के कहीं गए हैं, जैसे मान लो हम घूम के आए बाहर से रोड पे, रोड तक हम गए, वापस आके बैठे, तो हमने बोला हमने कुछ काम किया है, हम थक गए, जा चलने पर हम थके और हमारे अंदर की ऊर्जा बाहर निकली, इसलिए हमने कोई काम किया है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। या फिर जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इसके पीछे भी हमारे अंदर की ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा अंदर से बाहर निकल रही है, इसलिए हम थक रहे हैं, और थक रहे हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कार्य कर रहे हैं। लेकिन साइंस की भाषा में हम लोग का कार्य का मतलब अलग होता है। अब साइंस की भाषा में भैया कार्य क्या होता है, देखो साइंस की भाषा में कार्य का मतलब होता है, जैसे मान लो ये डिब्बा है हमारे पास, ठीक है। अब इस डिब्बे पे हमने इधर से लगाया बल, बल फोर्स लगाया है इधर से, ठीक। अब इस डिब्बे पे जब हमने इधर से फोर्स लगाया, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, जैसे मान लो इतना आगे बढ़ गया, ये यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या हुआ, फोर्स लगाने से इसकी जो स्थिति है इसमें परिवर्तन हुआ, यानी कि इसका इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि विस्थापन हुआ। तो अगर फोर्स लगाने से विस्थापन हो रहा है यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहां पे हमारा वर्क होगा। वर्क को डिफाइन किया जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो हम लोग वर्क को इस चीज से डिफाइन करते हैं। एक ही डायरेक्शन में मतलब अगर हम फोर्स आगे के लिए लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी उसका आगे के लिए हो रहा है, यानी कि विस्थापन भी उसका आगे के लिए हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वर्क हमारा क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब हमारा ये डायरेक्शन चेंज होगी, तो यहाँ पे वर्क का जो फॉर्मूला होगा वो अलग होगा। लेकिन तुम्हारे क्लास 9th में वर्क का फॉर्मूला यही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे 9th क्लास में हमेशा डायरेक्शन दोनों की सेम आने वाली है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा सेम आने वाली है। तो साइंस की लैंग्वेज में वर्क का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं और उसमें विस्थापन हो रहा है, तो वहां पर कार्य होगा। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। अब देखो, इसको हम लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास टेबल है, टेबल पे तुमने अपनी तरफ से बल लगाया और टेबल खिसक के आगे बढ़ गई, तो वहां पे विस्थापन हुआ, तो वहां पर भी वर्क होगा। अब भैया ऐसी कौन कौन सी जगह होगी जहां पर वर्क नहीं होगा। अब वर्क नहीं होने के पीछे का रीजन क्या होता है, वर्क नहीं होगा जहां पे, देखो सिंपल सी चीज है, वर्क कहाँ कहाँ पे नहीं होगा। अगर मान लो हमारा विस्थापन जो है, पहला पॉइंट लिख लो, विस्थापन अगर हमारा जीरो हो गया, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया, अगर अगर विस्थापन जीरो हो जाएगा, तो हमारा वर्क कुछ होगा ही नहीं। विस्थापन जीरो है तो फोर्स इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो वर्क भी हमारा जीरो आएगा। और दूसरा पॉइंट हमारे सामने होता है कि जो फोर्स है, फोर्स और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों 90 डिग्री पे हो। मतलब फोर्स हम इधर के लिए लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसका इधर के लिए हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे भी हमारा जो विस्थापन वो वर्क होगा वो जीरो होगा। अब ये वाली चीज क्यों होती है, ये वाली चीज क्यों होती है, ये अभी हम आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को इसी लेक्चर में, तुम लोग के सिलेबस में ये चीज नहीं है, लेकिन याद रख लो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पे होता है आपस में, तो हमारा वहां पे वर्क नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, वर्क को समझ गए तुम लोग। हम लोग रोज की भाषा में वर्क को कैसे बोलते हैं, अगर हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, इन सबको हम लोग वर्क बोलते हैं रोज की भाषा में। लेकिन साइंस की भाषा में वर्क क्या होता है, अगर किसी वस्तु पे हमारा बल लग रहा है और उसमें विस्थापन हो रहा है, तो वहां पर वर्क होगा। साइंस की भाषा में हम लोग वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है और उसका विस्थापन भी हो रहा है, तो वहां पर वर्क होगा। ठीक है, और वर्क कब कब नहीं होगा, जब विस्थापन हमारा शून्य हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। जब विस्थापन शून्य हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे विस्थापन की वैल्यू जीरो पड़ेगी, तो वर्क इक्वल टू हमारा जीरो आएगा। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा 90 डिग्री पे होगा, तब भी हमारा वर्क जीरो होता है। ठीक है, अब देखो वर्क का ये वाला फॉर्मूला जो है, ये कहां से आ रहा है,
जैसे हमने क्या बोला तुमको, ये फॉर्मूला तब होता है वर्क का जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे होते हैं। जब ये दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होंगे तो यहाँ पे इन दोनों का मतलब इसका वर्क का जो फॉर्मूला होगा वो चेंज होगा। अब वो क्या होगा, रियल में क्या होता है वर्क का फॉर्मूला, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। अब अभी हम लोग ने देखा कि वर्क कब नहीं होता है। जो वर्क है अगर वो नहीं होना है हमारा तो कब कब नहीं होता है। पहला होता है हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा जीरो है यानी कि विस्थापन जो है वो अगर हमारा जीरो है तो वर्क नहीं होगा। मतलब अगर इसके ऊपर हम ऐसे करके धक्का मार रहे हैं दीवार के ऊपर तो ये दीवार कहीं हिल के नहीं जा रही है। मतलब दीवार के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर हम धक्का मार रहे हैं तो ये कहीं हिल के नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा जीरो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब ये डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा तो वर्क इक्वल टू हमारा हो जाएगा फोर्स इंटू जीरो, और ये इक्वल टू आ जाएगा जीरो जूल। तो वर्क हमारा जीरो आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क हमारा जीरो आने वाला है। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था कि अगर ये 90 डिग्री पे हो, फोर्स मान लो इधर के लिए लग रहा है और इधर के लिए डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है, तो भी हमारा जो वर्क होगा वो जीरो होगा अगर ये 90 डिग्री पे है। इनका सिंपल सा एग्जांपल एक देख सकते हैं। देखो हम लोग जैसे मान लो ये हमारे पास गाड़ी है, ये गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है। अब इस लड़के का जो वजन है वो नीचे के लिए, हमने क्या एक चीज पढ़ाई थी हमने तुम लोग को, जो वेट होता है, वेट रियलिटी में एक टाइप का फोर्स होता है जिसको हम लोग दिखाते हैं mg से। mg वेट हमारा एक टाइप का फोर्स होता है जिसको हम लोग दिखाते हैं mg से। ठीक है। अब इसका जो वेट होगा वो नीचे के लिए लग रहा है, वेट इक्वल टू mg। इसको हम लोग फोर्स भी बोल सकते हैं। मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे के लिए। ठीक। और ये जो गाड़ी है ये आगे के लिए चलती जा रही है, तो आगे के लिए जब ये गाड़ी चलती जा रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट आगे के लिए हो रहा है। ठीक है। और इस पर फोर्स नीचे के लिए लग रहा है। तो इस बंदे का जो नीचे का फोर्स लग रहा है, जो नीचे के लिए इसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg, इसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट इसकी इस फोर्स की वजह से थोड़ी ना हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो होता है हमारा वर्क जीरो आता है, यहाँ पे भी वर्क हमारा जीरो आएगा। मतलब सिंपल सी चीज है, तुम गाड़ी के अंदर बैठे हो, तुम्हारा वजन नीचे के लिए लग रहा है, तुम्हारे वजन की वजह से थोड़ी ना गाड़ी चल रही है। ठीक है ना। तुम्हारे वजन की वजह से गाड़ी नहीं चल रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा वर्क जीरो है। अब देखो वर्क कैलकुलेट करते टाइम पे हम लोग देखते हैं कि फोर्स जो वस्तु लगा रही है, मतलब जैसे अगर फोर्स मेरी वजह से लग रहा है तो मेरी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से विस्थापन होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरी वजह से फोर्स लग रहा है उसकी वजह से विस्थापन नहीं हो रहा है, किसी और की वजह से फोर्स लगने की वजह से विस्थापन हो रहा है और हम बोल दे रहे हैं कि हमने वर्क किया है। वो वर्क हमने नहीं किया, वो किसी और ने वर्क किया है। तो इसका जो ये वाला फोर्स लग रहा है, ये फोर्स नीचे के लिए लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे के लिए हो रहा है। तो इसके इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इस फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो जीरो होगा। ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। अब इसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो चीज समझने की कोशिश करते हैं कि जो वर्क होता है हमारा, अगर ये हमारा दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, जैसे ये 90 डिग्री की डायरेक्शन में है, तो ये जीरो क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे वो जो रीजन होगा वो हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं। जिसको इसको नोट करना है पॉज करके इसको नोट कर ले। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि भैया आपने वो चीज समझा तो दी हम लोग को कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा एक डायरेक्शन में हो। अब लेकिन वो वाला फॉर्मूला आया तो आया कहां से। देखो रियलिटी में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर। देखो फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमने तुम लोग को बताया था अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर हम लोग ऐसे एरो बना के उसको दिखा सकते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। और इसका होता है फोर्स डॉट में एस। एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो अब ये भैया ये डॉट का मतलब क्या है। अब देखो एक होता है, एक होती है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अदिश गुणनफल। अब इसमें क्या होता है, अदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है भैया। अदिश गुणनफल का मतलब होता है कि अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मान लो ए हमारा है ए डॉट बी वेक्टर, ये है हमारा, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए की जो रियल में वैल्यू है, ऐसे हम लोग दिखाते हैं ए मैग्नीट्यूड करके, ए की जो रियल में वैल्यू है इंटू
जो बी की रियल में वैल्यू है और इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है, ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। ए की रियल में जो वैल्यू होगी वो भी हमें पता चल जाएगी, बी की जो रियल में वैल्यू है वो भी हमें पता चल जाएगी। लेकिन ये कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा तो हमने पहली बार सुन रहे हैं। अब ये जो कॉस थीटा है, ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री हमारी होती है, उसके अंदर हमारा आता है कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब चीजें आती है। अब ये चीज तुम लोग अभी अगले क्लास में यानी कि 10th क्लास में पढ़ने वाले हो। अब कॉस थीटा का मतलब है, जैसे अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब मान लो ए वेक्टर क्वांटिटी हमारी ये है, ए वेक्टर ये गया, बी वेक्टर हमारा ये है, इनके बीच में कोण है हमारा थीटा। तो अगर ए डॉट बी हम लोग करेंगे तो हमारी जो वैल्यू रियल में होगी वो ये वैल्यू होगी। मतलब अभी जैसे हम लोग वर्क निकाल रहे थे फोर्स डॉट एस, तो वर्क हमारा रियल में क्या होता है, वर्क का मतलब होता है फोर्स डॉट एस। अब मान लो हम फोर्स इधर के लिए लगा रहे हैं, ये हमारा फोर्स है इधर के लिए हम लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट उसका इधर साइड के लिए हो रहा है, ठीक है। तो उसका वैल्यू रियल में क्या आने वाली है, फोर्स की जो वैल्यू है वो इंटू एस की जो वैल्यू है इंटू कॉस थीटा। अब इसका एक एग्जांपल हम तुम लोग को अपना आंखों के सामने दिखा सकते हैं, कैसे, जैसे तुम लोगों ने वो वाली चीज देखी है, तुम्हारे पास ट्रॉली बैग है मान लो, अब इसमें यहाँ पे होता है पकड़ने वाला, अब इसको पकड़ के तुम खींचते हो ऐसे करके, ठीक है, खींचते तुम ऐसे। अगर ट्रॉली बैग है तुम्हारे पास तो तुम उसको ऐसे करके खींचते हो, ऊपर के लिए ऐसे करके खींच रहे होते हो, लेकिन वो बढ़ता आगे के लिए है, यानी कि उस पर फोर्स इधर के लिए लग रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आगे के लिए हो रहा होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक कोण बन रहा है थीटा। तो यहाँ पर जब हम लोग वर्क निकालेंगे तो उस वर्क को हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब ये वाली चीज अगर तुमको नहीं समझ में आ रही है तो टेंशन ना लो, ये चीज तुम लोग 11th में पढ़ने वाले हो, लेकिन बस हमने इसको समझाने के लिए तुम लोग को यहाँ पे रखा है कि अगर, जैसे मान लो अभी हमने क्या बताया तुम लोग को कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि उनके बीच में जो एंगल है, यानी कि जो कोण उनके बीच में बन रहा है थीटा, वो हमारा जीरो है। ये हमारा कोण से हम लोग दिखाते हैं, थीटा को हम लोग कोण, जो कोण होता है उसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। अब मान लो थीटा हमारा यहाँ पे जीरो है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा हमारा वहां पे जीरो होगा। और जो कॉस जीरो होता है, कॉस जीरो मतलब कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग, वो होती है हमारी वन, ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारा जो वर्क होगा उसकी वैल्यू होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। और अगर ये थीटा हमारा कोई और चेंज हो जाएगा, जैसे अभी हमने एक और चीज बताई थी, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो हमारा जो फर्क होता है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि cos 90 जो होता है, cos 90 वो हमारा होता है, उसकी वैल्यू होती है जीरो। अब ये वन और जीरो, ये भैया आपको कैसे याद है, ये चीजें 10th में तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें भी याद हो जाएगा, cos जीरो की वैल्यू वन होती है, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। केवल ये दो वैल्यू तुम लोग अभी याद रख लो, तुम्हारे काम में जो आने वाली है, बाकी 10th क्लास में तुम्हें सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। तो अभी तुम्हें याद हो गया कि cos जीरो की वैल्यू वन होती है, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, और वर्क का जो रियल फॉर्मूला होता है वो एफ डॉट एस होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट उसका हो रहा है, अभी गुणनफल हो रहा है उसका, और एफ जो यहाँ पे एफ की जो रियल वैल्यू है वो इंटू एस की जो रियल वैल्यू है वो इंटू कॉस थीटा। एफ डॉट एस को कोई भी दो चीजें हैं उनके डॉट को अगर खोलना है तो पहले वाले की रियल वैल्यू इंटू दूसरे वाले की रियल वैल्यू इंटू उन दोनों के बीच में जो थीटा है वो वाला थीटा डाल के कॉस की वैल्यू, ये वाले, ये होता है हमारा रियल में वर्क का फॉर्मूला। अगर तुम लोग अभी 12th में जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा वर्क का रियल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखो, अगर तुम लोग को लग रहा है कि भैया ये जो आपने पूरा ये बताया ये हम लोग को कुछ नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाली चीज तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम ये वाली चीज केवल तुम लोग को इसलिए समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारे दिमाग में डाउट है कि भैया ये जो 90 डिग्री पे हो रहा है, 90 डिग्री पे हमारा जो वर्क होता है वो जीरो क्यों होता है, वो वाली चीज समझने के लिए। और ये क्यों होता है कि भैया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ही हम लोग ये वाली चीज ले सकते हैं, केवल मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को समझाने के लिए हमने केवल ये वाली चीज समझाई है। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग याद कर लो वो वाली चीज कि अगर हमारा एक ही डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग का वर्क की वैल्यू होगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो हमारा जो वर्क होगा वो जीरो होगा। सिंपल सी चीज है। अब जिसको इसको नोट करना है पॉज करके इसको नोट कर ले, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब काफी लोग के दिमाग में काफी सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि भैया आपने पढ़ाया हम लोग को अदिश गुणनफल, कि अदिश गुणनफल क्या होता है।
और अदिश गुणनफल में आप कर क्या रहे हो, आपने अदिश गुणनफल के अंदर एक सदिश लिया, उसकी दूसरे सदिश से ही मल्टीप्लाई करा दी, मतलब उसका दूसरे सदिश से डॉट करा दिया। अब यहाँ पे आप सदिश ले रहे हो और करा आप रहे हो अदिश गुणनफल। देखो इसका मतलब क्या है, अदिश गुणनफल का मतलब होता है कि दो वेक्टर, दो हमारे पास सदिश होंगी, उनकी हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और उनकी जो वैल्यू हमारी निकल के आ रही है वो हमारी स्केलर आएगी, यानी कि अदिश आएगी। और एक हमारा होता है सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल, उसमें क्या होता है, एक वेक्टर होता है, पहला वेक्टर, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग दिखाते हैं क्रॉस से, इसको हम लोग दिखाते हैं डॉट से, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको दिखाते हैं क्रॉस से। अगर ए का हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बी के साथ, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा भी क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री में आता है, वो तुम लोग अपनी 10th क्लास में पढ़ने वाले हो, तो सिंपल चीज है, वो तो तुम लोग को अगले साल पता चल जाएगा। लेकिन अभी केवल ये चीज याद रखो कि सदिश गुणनफल का मतलब क्या है, कि अगर इन दोनों का हम लोग सदिश गुणनफल कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी ये भी हमारी सदिश होगी। मतलब जो सदिश का अगर हम सदिश गुणनफल कर रहे हैं यानी कि क्रॉस कर रहे हैं, तो वहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो सदिश निकल के आएगी। और अगर दो वेक्टर यानी कि दो सदिश का हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं यानी कि अदिश गुणनफल कर रहे हैं, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी स्केलर होगी यानी कि अदिश होगी। ठीक है, तो अदिश गुणनफल का मतलब है कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर का हम लोग डॉट कर रहे हैं और उनका जो आंसर निकल के आ रहा है वो हमारा सदिश निकल के आ रहा है। और सदिश गुणनफल का मतलब है दो वेक्टर का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि क्रॉस कर रहे हैं, और उनका जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारी सदिश निकल के आ रही है। तो सदिश गुणनफल में जो आंसर निकल के आता है वो सदिश निकल के आता है, और अदिश गुणनफल में हमारा जो आंसर आता है वो अदिश आता है। ये सिंपल सी चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब अदिश गुणनफल भैया कहाँ पे यूज होगा, ये तुम लोग को आगे 11th क्लास में जहां जहां पे यूज होगा पूरा अच्छे से समझ में आएगा तब। अभी तुम लोग केवल इसको याद कर लो कि सदिश गुणनफल एक चीज होती है और अदिश गुणनफल एक चीज होती है। वर्क को हम लोग अदिश गुणनफल से दिखाते हैं। ठीक है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमारा अदिश गुणनफल हो रहा है तो वहां पर वर्क होता है। अब इसके बाद में अभी हमने बताया तुम लोग को कि जो वर्क होता है, वर्क होता है हमारा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम लोग के सिलेबस में जितना है उसके हिसाब से क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स की कोई वैल्यू है और डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू है। अब अच्छा एक चीज और तुम लोग के दिमाग में आ रही होगी कि भैया यहाँ पे आपने क्रॉस बनाया है, और क्रॉस का मतलब तो होता है कि उनकी मल्टीप्लाई वैसे होके जाएगी जैसे यहाँ पे सदिश आएगा आंसर जाके, वो वाली चीज यहाँ पे नहीं हो रही है। देखो सिंपल सी चीज है, तुम लोग एक चीज समझने की कोशिश करो कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास में, उनके बीच में अगर हमने क्रॉस बनाया है तो उसका मतलब है कि उसका सदिश गुणनफल हो रहा है। और दो वेक्टर क्वांटिटी है उनके बीच में अगर हमने डॉट बनाया है तो उसका मतलब है उसका अदिश गुणनफल हो रहा है। अब यहाँ पे इसके ऊपर हमने वेक्टर नहीं बनाया, इसके ऊपर भी हमने वेक्टर नहीं बनाया, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं, इसकी केवल वैल्यू ले रहे हैं। अगर हमने केवल फोर्स लिखा है तो मतलब है फोर्स की केवल वैल्यू ले रहे हैं। अगर फोर्स के ऊपर हम वेक्टर बना देते यानी कि एक एरो बना देते तो हम लोग बोलते कि यहाँ पर फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पूरी ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो बीच में क्रॉस होगा उसका मतलब होगा क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे फोर्स की केवल वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट की केवल वैल्यू ले रहे हैं, तो एक क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई है, सिंपल सा मल्टीप्लाई, जो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। अगर फोर्स की वैल्यू 2 है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4, वो वाला लिखता है सीधे सीधे। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेबस में सिंपल सी चीज है, सब भूल जाओ तुम लोग, तुम्हारे सिलेबस में वर्क का मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम्हारे सिलेबस में आए कि कार्य क्या होता है तो सिंपल सी चीज है, कार्य इक्वल टू होगा हमारा बल गुणा विस्थापन, बस। इससे ज्यादा तुम लोग ना याद रखो। अगर तुम लोग को पिछली वाली चीज समझ में आई है तो भी अच्छा है, अगर नहीं समझ में आई तो और भी अच्छा है। ठीक है, केवल ये वाली चीज तुमको याद रखनी है कि कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन होगा तुम्हारे सिलेबस में, बस। 11th क्लास में ये वाली चीज गलत बोल दी जाएगी कि ये वाली चीज हमेशा सही नहीं होती है, केवल कुछ केसों में सही होती है। ऐसे याद रखो कि अगर बल और विस्थापन दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में है, तो हमारे कार्य की वैल्यू ये है। और तुम्हारे सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में बल और विस्थापन हमारा एक ही डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है,
अब काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भैया ये विस्थापन होता है क्या है? विस्थापन हमने पढ़ा था बट हम भूल गए। विस्थापन क्या होता है? किसी भी दो बिंदुओं के बीच में चली गई न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। अंत प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इन दोनों के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। एक होता था हमारी दूरी, कि हमने प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में कितना हमने कुल चला है, उसको हम लोग दूरी बोलते हैं। और विस्थापन का मतलब होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में हमारी सबसे न्यूनतम जो दूरी होगी उसको हम लोग विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, विस्थापन भी याद आ गया सबको कि विस्थापन क्या होता है। अब जो कार्य होता है हमारा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। अब कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? अब देखो, कार्य हमारा है, कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, ये है हमारा। अब बल का एसआई यूनिट क्या होता है? हमने बताया था बल का एसआई यूनिट होता है हमारा न्यूटन। और विस्थापन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। तो कार्य का एसआई यूनिट क्या हो गया? क्या हो गया एसआई यूनिट? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अब ये जो न्यूटन मीटर होता है इसको हम लोग लिख देते हैं जूल। अब भैया ये जूल क्या है? जूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्य के बारे में खोज की थी, तो उनके ही नाम पे हम लोग बोल देते हैं कार्य की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। तो इस चीज को याद रख लो कि कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक है। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा भैया ये जूल साइंटिस्ट के नेम पे हम लोग ने क्यों रखा है? जैसे हम लोग बल को न्यूटन के नाम पे रख देते हैं कि बल जो होता है, बल की एसआई यूनिट हमारी न्यूटन होती है, वैसे यहाँ पे कार्य जो होता है, कार्य की एसआई यूनिट जूल होती है। ठीक है। और वैसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्य की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर भी होती है। न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल लिखते हैं। अगर तुमसे बोला जाए कि एक जूल की परिभाषा अगर तुम्हें देनी है तो क्या होगी? एक जूल तुम्हारा क्या होगा? एक जूल जूल का मतलब होगा कि एक न्यूटन, एक न्यूटन बल, किसी वस्तु पर एक न्यूटन बल लगाने पर उसके अंदर एक एक मीटर विस्थापन हो रहा है, तो वहां पर हमारा एक जूल वैल्यू आएगी वर्ग की। अगर तुमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक जूल को परिभाषित कीजिए तो तुम कैसे लिखोगे कि एक न्यूटन बल लगाने पर किसी वस्तु में एक मीटर का विस्थापन हो रहा है, तो वहां पर एक जूल उसका कार्य होगा। ठीक है, कैसे बोलोगे कि एक न्यूटन बल लगाने पर किसी वस्तु में एक मीटर विस्थापन हो रहा है, तो वहां पर उसका जो कार्य होगा वो एक जूल होगा हमारा। ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, इसको तुम लोग अच्छे से याद रख लो। और जो पुरानी वाली चीज थी, अगर तुम लोग को पिछले वाले स्लाइड में जो हमने पढ़ा है वो वाली चीज अगर तुम लोग को समझ में नहीं आई कि भैया डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो कोई बात नहीं है, उसको तुम लोग ना याद रखो। लेकिन हाँ, अगर किसी को वो वाली चीज समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस वाली चीज को तुम लोग 11th क्लास में पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आएगी तुम लोग को। केवल तुम लोग ये याद रखो कि कार्य हमारा होता है बल इंटू विस्थापन, अगर दोनों बल और विस्थापन हमारा एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में। और अगर बल और विस्थापन हमारा 90 डिग्री पे हो जाएगा तो हमारे कार्य की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, केवल इसको याद रखो। और एसआई मात्रक हमारा क्या होता है? जूल होता है, जिसको हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन का कहना है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी एक सामान को, जैसे मान लो कोई वस्तु है उसके पास, वस्तु का भार है, वस्तु है उसके पास 15 किलो की, 15 केजी की वस्तु है, वो जमीन पे रखी हुई है और उसने उस वस्तु को जमीन से उठा के अपने सर के ऊपर रखा है। और उसके जमीन से उसके सर तक जाने तक जो उसका विस्थापन हुआ है वस्तु का, वो विस्थापन हमारा हुआ है कितना? विस्थापन हुआ है उस वस्तु का हमारा 1.5 मीटर का। तो उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है हमको, मतलब कार्य उसने कितना किया, उसने कितना वर्क किया है, वो हमें बताना है। अब देखो, वस्तु का भार है हमारा 15 केजी और विस्थापन उसने किया है 1.5 मीटर। अब वहां पे कार्य हम लोग कैसे निकालेंगे? भैया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। अब बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल तुम लोगों ने देखो, बल का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है क्या? हमने क्या पढ़ाया तुम लोग को? बल बराबर मास पढ़ाया था हमने तुम लोग को। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ाया था हमने, बल बराबर
द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये पढ़ाया था हमने तुम लोग को। अब यहाँ पर जो बल का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? बल का फॉर्मूला वैसे तो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, लेकिन यहाँ पर वो जमीन से उठा के ऊपर के लिए लेके आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा गुरुत्वाकर्षण का भी रोल आ रहा है। अब जब गुरुत्वाकर्षण का रोल आता है तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है? जिसको हम लोग लिखते हैं जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसको लिखते हैं जी से। और जब गुरुत्वाकर्षण में हम लोग फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है एम जी। याद है किसी को? लास्ट चैप्टर में अभी हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू एम जी। फोर्स इक्वल टू मा तो होता है हमारा, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण में हम लोग आते हैं तो जो त्वरण होता है हमारा, वो त्वरण हमारा गुरुत्वीय त्वरण से रिप्लेस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है, उस त्वरण की जगह पे यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है। अब ये जी की वैल्यू क्या होती है हमारी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता है किसी को नहीं याद होगी। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख देते हैं अप्रोक्स में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे जब हमें कार्य निकालना है तो हमें मास पता है, मास पता है, वस्तु का मास कितना है? 15 kg। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे हमारा क्या आएगा? गुरुत्वीय त्वरण आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी। और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम लोग कार्य की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? मास इंटू जी इंटू विस्थापन, यानी कि एस। अब मास इसका कितना है? मास इसका है 15 kg। अब जी इसका कितना है? जी है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी तो सेम ही होता है ना सबका। अगर बहुत ज्यादा हाइट पर चले जाते हैं तो जी की वैल्यू चेंज होती है, और बहुत ज्यादा खोद के अंदर चले जाते हैं जमीन के तो हमारी जी की वैल्यू चेंज होती है। बाकी जी की वैल्यू नॉर्मली हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारा है 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर। अब इनकी करो मल्टीप्लाई, 1.5 मीटर। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या होगा? 15 है हमारा, 15 को ऐसे लिख लो। और ये यहाँ पे एक पॉइंट है, एक डिजिट के बाद में पॉइंट हो, यहाँ पे 10 से इसकी मल्टीप्लाई हो रही है तो ये हमारा 15 ही हो जाएगा। और 15 × 15 होता है हमारा 225। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कार्य जो होगा वो 225 जूल हो जाएगा, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, यानी कि 225 जूल लिख लो या 225 न्यूटन मीटर लिख लो। ठीक है। तो हमारा कार्य की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई है 225 जूल। अब जिसको इसको नोट करना है पॉज करके इसको नोट कर लो, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी तक हमने देखा कि वर्क क्या होता है, हमने वर्क के बारे में सारी चीजें जान ली कि वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हमने जाना। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वर्क की जो नेचर होता है वर्क का वो क्या होता है, यानी कि वर्क की प्रकृति क्या होती है। देखो, वर्क की जो प्रकृति होती है, कार्य की प्रकृति, तीन टाइप की होती है। पहला होता है हमारा धनात्मक कार्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क। अब भैया ये धनात्मक कार्य क्या है? पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है कि जो हमारा बल लग रहा है, बल और विस्थापन, दोनों एक ही दिशा में हो। जैसे अगर हम आगे के लिए बल लगा रहे हैं तो विस्थापन भी आगे की ओर ही हो। अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा तो हमारा जो कार्य होगा वो धनात्मक कार्य होगा। बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? सिंपल सा एग्जाम्पल है, तुम्हारे सामने एक टेबल रखी हुई है, तुमने टेबल के ऊपर धक्का लगाया, टेबल खिसक के आगे बढ़ गई, तुम्हारा बल आगे की ओर लगा और विस्थापन भी आगे की ओर ही हुआ, तो वहां पर हमारा जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव वर्क होगा वहां पे। अब दूसरा आता है हमारा ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क। अब ये निगेटिव वर्क क्या होता है भैया? देखो, निगेटिव वर्क का एक एग्जांपल है, जैसे तुम्हारे पास है कार। अब ये कार है,
ये कार आगे की ओर जा रही है, ठीक है। अब तुमने लगाया ब्रेक, तुमने इस पे जब ब्रेक लगाया तो ब्रेक में क्या होता है, पहिए जाम होते हैं, तो उसके ऊपर पीछे के लिए एक फोर्स लगेगा। ब्रेक लगाने का मतलब होता है उसके ऊपर पीछे के लिए एक फोर्स लगेगा और वो रुक जाएगी जाके। अब कार में जब तुमने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के थोड़ी देर बाद कार रुकती है ना, ऐसा थोड़ी होता तुमने ब्रेक लगाया तुरंत ही कार रुक गई। तो ऐसा होता है जब ब्रेक लगाया तुमने तो फोर्स लगा उसका पीछे की ओर। अब फोर्स उसका पीछे की ओर लगा और गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ के, थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस होके फिर यहाँ पे जाके रुक गई गाड़ी। तो वहां पे क्या हो रहा है कि बल पीछे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है, यानी कि विस्थापन उसका आगे की ओर हो रहा है। तो ऋणात्मक कार्य जो होता है इसकी डेफिनेशन यही होती है कि जो बल बल तथा विस्थापन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब दोनों अलग अलग दिशा में लग रहे हो। जैसे अगर बल आगे की ओर लग रहा है तो विस्थापन पीछे की ओर होना चाहिए, तो वहां पर ऋणात्मक कार्य होगा। और अगर बल पीछे की ओर लग रहा है तो विस्थापन आगे की ओर होना चाहिए, तो वहां पर ऋणात्मक कार्य होगा। अब तीसरा हमारे सामने आता है शून्य कार्य। शून्य कार्य जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो वर्क। अब ये कब कब होता है जीरो वर्क? जीरो वर्क का हमने तुम लोग को बताया था कार्य कब कब नहीं होता है। कार्य तब नहीं होता है जब हमारा विस्थापन शून्य हो, विस्थापन इक्वल टू जीरो हो, या तो जो हमारा बल है एफ तथा एस, या तो एफ तथा एस में 90 डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री कोण हो। यानी कि अगर जैसे मान लो ये दीवार थी, हमने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि इस दीवार पे धक्का मार रहे हैं तो ये दीवार आगे की ओर नहीं खिसक रही है, तो वहां पे हम बल जरूर लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, विस्थापन शून्य होगा हमारा, तो हमारा जो कार्य होगा वो भी शून्य होगा। और दूसरा क्या है, एफ और एस हमारा 90 डिग्री कोण पे हो, यानी कि अगर बल ऊपर की ओर लग रहा है विस्थापन आगे की ओर हो रहा है, तो वहां पर भी हमारा जो वो होगा वर्क, वो जीरो होगा। क्यों जीरो होता है, वहां पे हमने तुम्हें बताया था कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। कॉस 90 की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो हमारा वर्क भी जीरो हो जाएगा। वही वाला रीजन है यहाँ पे कि जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री एंगल पे होता है, बीच में उनके 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वहां पर भी हमारा वर्क जीरो हो जाता है। अब इसको तुम लोग नोट कर लो, इसके बाद में हम पूरा तुम्हें समरी दे देते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, फिर उसके बाद में एक दो क्वेश्चन लगा के इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे, फिर बाकी के बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अब देखो, तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आपने इतनी सारी चीजें पढ़ा दी हैं, आधी चीजें समझ में नहीं है, आधी चीजें ऊपर से जा रही है। देखो, अगर तुमको लगता है कि आधी चीजें तुम्हें समझ में नहीं आई है, तुम लेक्चर को वापस से देखोगे पूरी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। लेकिन हम इस टाइम पे तुम्हें केवल ये वाली चीज बताने वाले हैं कि क्या क्या चीजें तुम्हें आखिर इस चैप्टर में याद रखनी है। अगर तुम्हें कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो वही चीजें तुम भूल भी सकते हो अगर वो चीजें तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो हम केवल वाली चीज बताने वाले हैं कि क्या चीज तुम्हारे 9th क्लास में इंपॉर्टेंट है, तो हम वो बता देते हैं इनको। पहला ऑप्शन देखो, देखा था वर्क क्या होता है। वर्क हमने देखा था, वर्क क्या होता है, वर्क होता है किसी वस्तु पे हमने बल लगाया और विस्थापन हो गया। बल लगाया और विस्थापन हो तो हमारा वहां पे कार्य होगा। अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं और वहां पे विस्थापन हो रहा है तो वहां पर कार्य होगा। और नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कैसे बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं ये भी हम काम कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं वो भी हम काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं वो भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वर्क का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगाओ और उसका विस्थापन हो तो वहां पे जो चीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे कार्य, वहां पे कार्य हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या देखा, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। कार्य का फॉर्मूला हमने देखा कि वर्क इक्वल टू होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्य, और इसको फोर्स को बोलते हैं बल, और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा एसआई यूनिट क्या होती है।
एसआई यूनिट हमारे कार्य की क्या होती है? बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और विस्थापन की एसआई यूनिट होती है मीटर। और जो इसको मिला के हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग जूल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे उसका यूनिट रख दिया कि जूल। तो वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। और अगर तुमसे कोई पूछे कि एक जूल की परिभाषा क्या होती है, तो तुम आराम से बोल सकते हो कि एक न्यूटन बल लगाने पर अगर वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन हो रहा है, तो वहां पर किए गए कार्य को हम लोग एक जूल बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में हमने देखा था अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, वो चीज देखी थी। वो चीज अगर तुमको नहीं समझ में आई है, कोई बात नहीं, उसको भूल जाओ, इतना याद रखो। फिर इसके बाद में तुम केवल ये वाली चीज याद रखो कि कार्य कब नहीं होगा। कार्य कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? कब नहीं होगा कार्य? जब हमारा s इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा विस्थापन है वो 0 हो जाए, शून्य हो जाए। और या फिर तो हमारे f और s के बीच 90 डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का कोण हो। जब हमारे F और S यानी कि बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, तब हमारा कार्य 0 होगा। और जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यानी कि विस्थापन 0 होगा, तब हमारा कार्य 0 होगा। इसके बाद में तुम्हें क्या याद रखना है कि धनात्मक कार्य कब होता है? जब हमारा विस्थापन और बल दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, यानी कि एक ही दिशा में हो, तो हमारा जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। और ऋणात्मक कार्य कब होता है? जब हमारा बल और विस्थापन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो। अगर बल आगे लग रहा है और विस्थापन पीछे की तरफ हो रहा है, तो हमारा कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है। और फिर हमने बोला था शून्य कब होगा, शून्य कार्य कब होगा? शून्य कार्य वाले यही दोनों केस है, जब हमारा विस्थापन 0 या फिर एफ और एस के बीच में हमारा 90 डिग्री का कोण हो, तो हमारा जो कार्य होगा वो शून्य होगा। अब इतनी सी चीज केवल तुमको इस लेक्चर में याद रखनी है। अगर तुम्हें अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल वो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, उसको भूल जाओ। इतना सा केवल एट द एंड तुम्हें याद रखना है इस लेक्चर के अंदर। अब इसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक बॉक्स है हमारे पास, इस पे हम बल लगा रहे हैं, कितना? 7 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। ठीक है, 7 न्यूटन का बल लगाया हमने। फिर यहां से यहां तक की दूरी दी गई है हमें 8 मीटर। ठीक है। और इस बॉक्स की दूरी हमें दी गई है, बॉक्स कितना चौड़ा है? ये दिया गया 2 मीटर। ठीक। ये बॉक्स है हमारा 2 मीटर का। अब बोला गया है इसका जो इस पे 7 न्यूटन बल लगाकर हमने जितना इसका विस्थापन किया है, उसमें हमने कितना कार्य किया है वो हमें बताना है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य हमारा होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन होता है हमारा कार्य। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भैया ये बॉक्स यहाँ पे था, 8 मीटर, इसको हमने खिसका दिया, तो विस्थापन हमारा हो जाएगा 8, बल हमारा था 7, विस्थापन हुआ 8, आंसर आ गया इसका 56। 56 जूल हमने कार्य किया है। लेकिन ये जो आंसर है ये तुम्हारा गलत है। क्यों गलत है? अब काफी लोग के दिमाग में आएगा भैया गलत कैसे है ये आंसर। ये गलत है इस वजह से कि हमने तुमसे क्या बोला था? हमने बोला था कि इनके बीच का जो विस्थापन होगा वो हमें लेना है। तो इनके बीच की दूरी केवल ले रही हो 8 मीटर वाली। इनके बीच में विस्थापन क्या होगा? जैसे मान लो ये बॉक्स है तुम्हारे पास, अब ये बॉक्स यहां से यहां गया है, तो इसका जो विस्थापन होगा हम लोग देंगे। देखो, विस्थापन के लिए सबसे अच्छी चीज है, ऐसे देखा करो कि तुमने जैसे मान लो ये वाला पॉइंट माना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी देखो, यहां से यहां तक की दूरी देखो, वो होगी हमारी विस्थापन। ना कि ये जो यहां से यहां तक की दूरी होगी वो विस्थापन नहीं होगी। वो हमारा होगा कि इन दोनों बॉक्सेस के बीच की दूरी जो है वो होगी, वो हमारी विस्थापन। अगर तुम्हें देखना है तो या तो इस वाले पॉइंट से अगर देख लो तो इस पॉइंट को लो, इस वाले इसका भी यही वाला पॉइंट लो, और अगर इसका ये वाला पॉइंट ले लो तो इसका भी यही वाला पॉइंट लो। उनके बीच की जो दूरी होगी वो हमारी विस्थापन आएगी इस केस में। तो ये वाली जो दूरी थी, तो देखो ये वाली जो दूरी थी ये तो 8 मीटर थी, और ये जो था ये 2 मीटर था। और ये जो टोटल आएगा, जो टोटल विस्थापन होगा वो हमारा होगा 8 + 2, यानी कि 10 मीटर। तो जब हम कार्य निकालेंगे तो कार्य हमारा क्या आएगा? 7 × 10, तो हमारा कार्य आएगा 70 जूल।
कार हमारा 70 जूल है, ना कि 56 जूल। काफी लोग ये वाला आंसर निकाल के लगा के और आ जाएंगे, उनका गलत हो जाएगा आंसर। रियल में आंसर क्या है हमारा? 70 जूल है रियल में आंसर। ठीक है। अब देखो, तुम्हारे पेपर में कार से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, या तो ऐसे आने वाले हैं, या फिर वो मार्क्स दिया जाएगा और जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन करवाया वैसे वाला आएगा क्वेश्चन। मार्क्स दिया जाएगा, फिर तुम्हें उस हिसाब से निकालना पड़ेगा, मास और एक्सेलरेशन से फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर तुम वहां पे फोर्स को डालोगे, फिर वहां पे विस्थापन को डालोगे और कार्य तुम्हारा निकल के आएगा। ठीक है। अब हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है हमारा ऊर्जा वाला, वो बाकी का पार्ट हम लोग सेकेंड लेक्चर में करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, उसमें हम लोग वो वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। अब अगर तुम्हें लेक्चर में लग रहा है कि भैया काफी चीजें दिमाग से ऊपर से गई हैं, तो तुम लोग उन चीजों को अच्छे से पढ़ो, एक दो बार दोबारा पढ़ने का ट्राई करो, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, कुछ भी टफ नहीं है इतना। और अगर तुम्हें लगता है वो आदेश गुणनफल सदिश गुणनफल नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, वो वाली चीज तुम्हें 11वीं में अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी केवल तुम्हें, इससे पहले हमने बताया था क्या क्या तुम्हें याद रखना है, केवल वो वाली चीजें तुम लोग याद रखो। उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं याद रखना, 9th क्लास में उससे ज्यादा कुछ नहीं है। केवल इतना याद रखो कि बल, और अगर हमारा विस्थापन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, केवल इतनी सी चीज याद रखो। और कार्य की जो डेफिनेशन होती है वो याद रखो, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखने वाला है इसके अंदर। अब हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि इस लेक्चर के तुम्हें नोट्स की जरूरत है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी तुमको डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही ज्यादा अच्छे से नोट्स बने हुए हैं, जिनमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारी की सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। अच्छे से नोट्स को फॉलो करो, लेक्चर को फॉलो करो, पक्का है कि तुम्हारे पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बाकी जुड़े रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।